अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूज केसेस की सीरीज के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमने बिगिनर्स लेवल्स पे जो लेवल पे हमने शुरू किए हैं, उसी सीरीज का जो है ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे कि जो यूज केसेस का डिटेल्ड वर्जन है, या जिसके अंदर हम यूज केसेस का टेक्सचुअल वर्जन आप कह सकते हैं, या यूज केस जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिकेशन आप कह लें। मल्टीपल आपको बुक्स में इसके मल्टीपल जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज नजर आएंगी, या फुली ड्रेस फॉर्मेट इसका कह लें, या डिटेल वर्जन, वट एवर यू कैन से। हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको जो है मैं वन ऑफ द टेम्पलेट, वैसे अब इस सीरीज में आपके पास में मल्टीपल टेम्पलेट्स जो हैं वो मल्टीपल जो बुक्स में यूज हुए हैं, उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको कमिंग सीरीज में मैं आपको बारी बारी बताती जाऊंगी। मगर आज वाला जो जिसके ऊपर आज मैंने जो है वो ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो सेशन है जो मैंने बनाया है, ये एक्चुअली इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोर्ड का जो है मैंने उसको एज अ रेफरेंस जो है वो लिया है। और वो बुक जो मैं फॉलो कर रही हूँ, उस बुक का लिंक भी मैं आप लोगों को जो है वो उसकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग उसको वहां से भी जाके जो है वो देख सकते हैं और डिटेल्स जो है वो समझ सकते हैं। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इन दिस लेक्चर कि आपको इतने अच्छे तरीके से बता दूं कि आपको जो है वो ज्यादा परेशानी ना हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक ये वाला टेम्पलेट है, ये बड़ा फेमस टेम्पलेट है, जो कि अक्सर जो है वो बुक्स में आपको, या सॉरी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में आप यूज़ करते होंगे, या मतलब आपने जो है वो मल्टीपल जगह पे आपको देखा भी होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा। इसके ऊपर एक अलग से जो है वो वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर हर एक जो लेवल है और हर एक जो आपके सेक्शंस हैं उसके बारे में आपको डिटेल में गाइड करूंगी। मगर जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जिस बुक का अभी आपको बताऊंगी, रेफरेंस डालूंगी, ये मैंने उधर से जो है ना मैंने लिया है, और इसी के ऊपर जो है वो हम प्रॉपर इसके किस सेक्शन में क्या चीज लिखते हैं, और कहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे होते हैं, और कौन सा सेक्शन जो है वो मस्ट है आपने जो मतलब अपने जब भी आपने यूज केसेस का डिटेल्ड वर्जन लिखना है, दैट इज मैंडेटरी टू राइट। और कौन से ऐसे हैं सेक्शंस जो कि ऑप्शनल हैं, कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर उसको स्किप भी कर देते हैं तो उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं तो भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो ये वो टेम्पलेट है, ठीक है, जिसको जो वन ऑफ द टेम्पलेट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसको जो जब भी आपने यूज केसेस की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, टेक्सचुअल राइटिंग करनी है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले सीरियल नंबर है, यहाँ पे वो सेक्शंस के नाम आ रहे हैं कि जिस सेक्शन के आगे आपने कंटेंट एक्चुअली अपना जो है वो लिखना है विद एक्सप्लेनेशन, तो वो जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब अगली स्लाइड में जो है वो मैं आपको इसका टेम्पलेट और उसके साइड बाय साइड जो एग्जाम्पल है वो आपको जो है ना मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसका जो है वो लिखा है, एक टेम्पलेट है यहाँ पे जो गाइड करता है। आपको पता है टेम्पलेट इज फॉर योर गाइडेंस, कि आपने किस सेक्शन के अंदर क्या चीज किस तरीके से जो है वो आपने राइट डाउन करनी है, स्पेसिफाई करनी है, और यहाँ पे जो है वो उसी की जो है वो एक एग्जाम्पल हुई हुई है। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है दैट इज यूज केस डेजिग्नेशन। ठीक है, पॉइंट वन है क्या, यूज केस डेजिग्नेशन, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है, यूनिक डेजिग्नेशन ऑफ द यूज केस। इसका क्या मतलब है कि यूज केस का जो है वो आपको पता है, फॉर द सेक ऑफ ट्रेसिबिलिटी, फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन, हम हर चीज का रिक्वायरमेंट्स में, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में, जब भी आप सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, तो एक आईडी होती है, यूनिक आईडी, जिससे उसको पहचाना जाता है। जैसे आप लोग अगर अपनी बात करें, आप स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के जो हैं वो एक ही नाम के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मगर जो आपका रोल नंबर है, जो आपका वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में उनको मुख्तलिफ नामों से जो है वो कॉल किया जाता है। तो अगर एक जनरल टर्मिनोलॉजी के ऊपर अगर हम कंसेंसस रखें तो क्या कहा जाता है उसको, रोल नंबर। तो रोल नंबर जो है वो क्या है, किसी भी स्टूडेंट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो इसी तरह यूज केस का भी जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, जिसको आप यूनिक आइडेंटिफायर कह लें, यूज केस का आईडी कह लें, डेजिग्नेशन कह लें। ये सब वो चीजें हैं जो कि आप कुछ भी कह सकते हैं, और ये एक मैंडेटरी फील्ड है। मतलब जब भी आपने यूज केस का जो टेक्सचुअल फॉर्मेट लिखना है तो उसके अंदर ये मस्ट है कि आपने यूज केस का आइडेंटिफायर लगाना है। ठीक है।
उसके बाद क्या है, आप साथ साथ रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल हुई हुई है उसके साथ साथ आप कर सकते हैं कि देखें जैसे यहाँ पे यूज केस का आइडेंटिफायर है, इससे नेक्स्ट होगा तो उसका एक और नंबर होगा, वो हो सकता है 38 हो 39 हो। तो ये करने का क्या मकसद होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी यूज केस के टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर किसी दूसरे यूज केस को आपको अगर रेफर करना पड़ जाता है, उसका रेफरेंस देना पड़ जाता है, तो आप फिर उसका क्या रखेंगे, उसका यूनिक आइडेंटिफायर भी आप यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज नेम ऑफ द यूज केस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिक नेम ऑफ द यूज केस, कि अब आपने नाम भी यहाँ पे लिखना है, पहले आइडेंटिफायर और उसके बाद आपने नाम लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब ये नाम जो है वो क्या है, बेसिकली ये यूजर का गोल है। राइट, जैसे हमने यूज केसेस जब स्टार्ट किए थे तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि यूज केसेस जो हैं वो यूजर जो आपका एक्चुअली सिस्टम जिसने इस्तेमाल करना है उसका जो गोल होता है, उसके उसके अंडर जो है ना वो आप उसको लिखते हैं कि उस उन स्टेप्स को परफॉर्म करके यूजर जो है वो कोई अपना गोल परफॉर्म कर सके, गोल गोल अचीव कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, गोल ऑफ द यूजर, ये भी एक मस्ट है, मैंडेटरी फील्ड है जो आपने फिल करनी है। देन उसके बाद एक थर्ड है जो कि एक ऑप्शनल फील्ड है। ठीक है, मतलब ये इतनी मैंडेटरी नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल, कि यहाँ पे जो है आप किसका नाम लिखते हैं, यहाँ पे आप उस ऑथर का नाम लिखते हैं। ऑथर का क्या मतलब होता है, लिखने वाला। ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर और ऑथर्स दैट वर इन्वॉल्व इन द यूज केस डिस्क्रिप्शन, के इस यूज केस को डिस्क्राइब करने में जिन ऑथर्स का रोल है आपने उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। लाइक कोई बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर जिसने ये लिखा है, तो ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं तो जो बंदा लिख रहा है वो अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दे। एक अगली फोर्थ फील्ड भी ऑप्शनल फील्ड है जिसका जिसका टाइटल क्या है, जिसका टाइटल है प्रियोरिटी। ठीक है, प्रियोरिटी हमने पढ़ा है, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है अपने कुछ ऑनगोइंग लेक्चर्स में, कि प्रियोरिटी का क्या मतलब है कि किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन सा फीचर, कौन सा यूज केस जो है वो कौन सा किस प्रियोरिटी पे आता है, कितनी इंपॉर्टेंस पे आता है, किस वर्जन है आपने जो है ना सबमिट करना है। तो क्या लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूज केस अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड प्रियोरिटाइजेशन टेक्निक, आपने जो भी इन रिक्वायरमेंट्स को प्रियोरिटाइज करने की टेक्निक के थ्रू लगा के आपने यूज केसेस को या अपने फीचर्स को आपने प्रियोरिटाइज किया है, आप उसका जो है ना यहाँ पे प्रियोरिटी जो है ना वो आप मेंशन कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये रिक्वायरमेंट जो है और ये भी एक ऑप्शनल जो है वो फील्ड है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके क्लाइंट के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करना कितना अर्जेंट है आपके यूजर के लिए, आपके क्लाइंट के लिए। ठीक है, या कितना इतना क्रूशियल या इतना अर्जेंसी नहीं है, हम उसको किसी लेटर वर्जन में भी उसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करके अपने क्लाइंट को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ फील्ड है जो कि एक और ऑप्शनल फील्ड है, दैट इज क्रिटिकलिटी। राइट, अब क्रिटिकलिटी के आगे भी लिखा हुआ है कि क्रिटिकलिटी ऑफ द यूज केस फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच डैमेज और अ फेलियर ऑफ द यूज केस में कॉज। ठीक है, कि अगर ये यूज केस जो है वो नहीं होता या फेल हो जाता है या मतलब इस ये ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो कितना जो है वो रिस्क है। राइट, आपका कितना रिस्क इन्वॉल्व है कि अगर आप इसको ऑन टाइम आप इसको एड्रेस नहीं करते, तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, हमें कितना जो है वो उसके उसको रिस्क फैक्टर उसके साथ एसोसिएटेड है, कितना उसका जो है ना हमें डैमेज कॉस्ट और या एफर्ट की फॉर्म में हमें जो है ना वो फेस करना पड़ सकता है। राइट, अब आपको पता है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपको आइडिया होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स के बारे में आपको पता होगा, स्पाइरल मॉडल, रप। ठीक है, तो वो उस उनके अंदर जो है वो रिस्क असेसमेंट का प्रॉपर एक फेज होता है, तो यहाँ पे जो है ना उस चीज का जिक्र जो है ना वो भी कर दे तो अच्छी बात है, वरना ये फिफ्थ वाली फील्ड जो है वो एक ऑप्शनल फील्ड है। उसके बाद सिक्स्थ फील्ड है, ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है, सोर्स। सोर्स के आगे लिखा हुआ है डिजिग्नेशन ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच द यूज केस वॉज एलिसिटेड। राइट, इसका क्या मतलब है कि उस सोर्स की आपने जो है ना यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मेंशन करनी है जहां से ये यूज केस जो है वो आपने एलिसिट किया है, जहां से आपने ये इंफॉर्मेशन पिक की है। ये कोई स्टेक होल्डर हो सकता है, कोई एग्जिस्टिंग आपका कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो है कोई भी आपका जो है वो फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जिस्टिंग आपका कोई लेगेसी सिस्टम हो सकता है, लेगेसी सिस्टम सिस्टम यानी कि ऑलरेडी उस तरह का कोई सिस्टम उसका मतलब कोई अबाओ अजदाद
की तरह का, आप ये समझ लें कोई लेगेसी सिस्टम उनको कहते हैं, कि जहां से आपने इंफॉर्मेशन जो है ना वो ली है इस यूज केस के लिए। तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी रिटर्न कोई पहले से कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो सकता है जहां से आपने ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये इंफॉर्मेशन या ये जो रिक्वायरमेंट है ये आपने फेच की है। देन उसके बाद है सेवंथ फील्ड है, ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है, कि हु इज एलोकेटेड टू इम्प्लीमेंट द यूज केस। ठीक है, कि आपने ये किसको जो है वो मतलब कह लें कि इस यूज केस का रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा ऐसा स्टेक होल्डर है जो कि इस यूज केस को इम्प्लीमेंट करवाने का, या मतलब कौन सा ऐसा मतलब कह लें कि आपका वर्क फोर्स है जो कि डेवलपर्स के साथ या क्लाइंट के साथ आपकी इसकी कम्युनिकेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे उस इंसान का नाम लिख दें। ये भी वैसे एक क्या है, ये भी एक मतलब कहने की एक ऑप्शनल फील्ड है। उसके बाद एक और एट्थ वाली ऑप्शनल फील्ड है, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज केस। ब्रीफ का क्या मतलब होता है, स्मॉल, राइट। ठीक है, तो ये भी एक डिस्क्रिप्शन वाला भी एक ऑप्शनल ही है, कि ये यूज केस मतलब क्यों यूज कर रहे हैं आप। लाइक आप इसका स्मॉल पर्पस आप लिखते हैं यहाँ पे, एक एक लाइन में, मतलब वन लाइनर आप जो है ना आप यूज केस की एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे खबरों का खुलासा होता है ना, आप मतलब ये खबरें आने से पहले वो खबरों का एक छोटा सा खुलासा आता है, तो ये समझेंगे आप छोटा आप उसका ना वर्जन लिख रहे हैं। या यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि यूज केसेस का एक फुली ड्रेस फॉर्मेट होता है और एक ब्रीफ फॉर्मेट होता है। तो आप जो है ना यहाँ पे जो यूज केसेस का ब्रीफ फॉर्मेट होता है ना, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब ये जो है बेसिकली क्यों लिखा जाता है, आप ये देखें कि अक्सर ऐसे होता है ना कि मूवीज में या न्यूज में खबरों का खुलासा पहले क्यों आता है, कि अगर किसी ने डिटेल में खबरें नहीं भी सुननी तब भी उनको पता चल जाए कि बेसिकली मतलब प्रेजेंट क्या होने वाला है। तो इससे जो है ना वो जो रीडर आपका कंप्लीट यूज केस नहीं पढ़ना चाहते या मतलब नहीं पढ़ सकते फॉर एग्जाम्पल, उनको भी जो है ना वो कंप्लीट आइडिया हो जाए, अंडरस्टैंड कर लें कि ये बेसिकली यूज केस के अंदर होगा क्या, ये इसका पर्पस क्या है। तो मतलब इसमें बेटर है कि आप जो है ना इस वाले सेक्शन के अंदर ना मतलब कह लें कि यूज केस का जो ब्रीफ फॉर्मेट है आप वो लिख दें, बजाय इसके कि आप यूज केसेस का जो ब्रीफ फॉर्मेट है वो जो है वो आप अलग से लिखें। राइट, ब्रीफ फॉर्मेट के ऊपर भी हमारी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई हुई है। अब जो आपका नाइन्थ वाला सेक्शन है वो है आपका ट्रिगर इवेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द इवेंट दैट ट्रिगर्स दिस यूज केस। अब आप सोचें कि यूज केस जो है वो खुद तो नहीं ना, मतलब ऑटोमेटिकली तो नहीं ना मतलब पैदा हो गया, कोई ऐसी चीज हुई होगी, कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा, कोई भी ऐसी कोई मतलब इनिशिएट किया होगा इसको किसी चीज ने। तो इस उसके अगेंस्ट जो है ना वो यूज केस ट्रिगर हुआ है। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कौन सा इवेंट होगा जिसके अगेंस्ट ये जो यूज केस है ये चलेगा, किस इवेंट के अगेंस्ट चलेगा, यानी कि जिसके नतीजे में ये यूज केस आप ये समझें कि स्टार्ट होगा। राइट, तो इन इसको जो है ना वो आपने यहाँ पे जो है ना वो जरूर जो है ना वो मेंशन करना है, कि यहाँ पे जो है वो कौन सा जो है वो इवेंट है जो कि इस यूज केस को मतलब इनिशिएट करने के लिए जो है वो एक मतलब बन रहा है। और एक चीज और याद रखनी है कि आपने जो है जो है वो कभी भी जब भी आप एनालिसिस लेवल के यूज केसेस लिख रहे हो, अभी आप सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, अभी आपको सिस्टम की लुक एंड फील के बारे में, सिस्टम के मतलब इंटरफेस के बारे में अभी आपको नहीं पता, तो कभी भी एनालिसिस लेवल पे इंटरफेस के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसी टर्मिनोलॉजीज आप इस्तेमाल ना करें लिखते हुए जो कि जिनका ताल्लुक इंटरफेस के एलिमेंट्स के साथ हो। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो ये वर्ड ना यूज करें क्लिक, ठीक है, आप ये ना करें ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, आप ये ना करें टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ एंटर हो रहा है या बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। राइट, अब वो काम किसी भी तरीके से किया जाए, आपने जेनेरिक वेज यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई चीज जो है वो कोई चीज क्लिक हो रही है, इनपुट हो रही है, कोई आप जो है वो कुछ उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज सिलेक्ट करनी है क्लिक करके, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करें सिलेक्ट। ठीक है, अगर आपने कुछ डेटा एंटर करना है तो आप उसके लिए जो है वो इनपुट का वर्ड एंटर, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। क्लिक, अगर कोई चीज बटन क्लिक की बात हो रही है तो आप उसके लिए जो है वो सिलेक्ट, एंटर या
स्टार्ट अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या, आगे एग्जांपल बताती हूँ, कि आप प्रोसेस का नाम लिखें, कि वो जो यूज केस है फॉर एग्जांपल उसका नाम लिखें, कि जो भी आपका एक्टर है फॉर एग्जांपल उस एक्टर का जो भी नाम है, जो भी वो उसको मतलब स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट्स अ प्रोसेस, जो कि कौन सा है उस यूज केस का नाम। आपने जेनेरिक वेज ऑफ यूजर इनपुट यूज करने हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह किया जा सकता है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जो अगर जैसे आप उबर क्रीम की एग्जांपल लें, या आप गूगल मैप की आप एग्जांपल लें, तो वहां पे अगर आपने लोकेशन जो है वो सर्च करनी है, तो आप उसको लिख के भी कर सकते हैं और आप उसको वॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो किसी तरह भी किया जा सकता है, इसलिए आपने इस तरह की जो स्पेसिफिक इंटरफेस एलिमेंट्स है ना, वो आपने कभी भी यहाँ पे मेंशन नहीं करने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं ना, अगर आपने कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है किसी भी जगह का, तो आप कहते हैं क्लिक द न्यू अकाउंट बटन, ये जो है ये बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि आपने यूजर इंटरफेस का जो वर्ड है वो आपने यहाँ पे उन कंट्रोल्स का जिक्र कर दिया है। बेटर क्या है कि यहाँ पे आप करें कि जो यूजर है, जो भी आपका फॉर एग्जांपल कस्टमर है, ये आपका विजिटर है, आपका एडमिन है, जो भी है, जो भी एक्टर है, क्रिएट्स एन अकाउंट। तो अब क्या है, इससे जो है वो ज्यादा जेनेरिक वाली टर्म जो है ना आपने यूज करनी है, जैसे यूजर इंटरफेस का जो है वो कहीं भी आपको जो है ना उन एलिमेंट्स की, उन टर्मिनोलॉजीज का जो है ना वो कहीं भी उस तरह का फील ना आए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर हम वो पॉइंट ऑफ सेल की, जिससे आप सब जो है वो फेमिलियर हैं, जो एग्जांपल बड़ी फेमस है, पॉइंट ऑफ सेल की अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे कैशियर जो है वो अगर उसने कोई सेल स्टार्ट करनी है, राइट, उसने मतलब अगर यहाँ पे ट्रिगरिंग इवेंट की बात की जाए, तो जैसे कैशियर ने ऑप्शन सिलेक्ट किया है सेल को इनिशिएट करने के लिए, तो क्या यहाँ पे कहेंगे कि कैशियर स्टार्ट्स द सेल प्रोसेस, ठीक है। इनपुट करता है, सिलेक्ट करता है, एंटर करता है। तो यहाँ पे जो है ना आपने इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपने कभी भी इंटरफेस के एलिमेंट्स जो है ना वो ड्यूरिंग अपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपने यूज नहीं करने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। और इसको जो है वो जब डिजाइन होगा, जब भी उसको यूजर इंटरफेस डिजाइनर डिजाइन करेंगे, तो वो उसको किसी तरह भी डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है वो ट्रिगरिंग इवेंट में आप किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे आप ट्रिगरिंग इवेंट में जो है वो आप इसी तरह लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वही बात, कैशियर स्टार्ट्स न्यू सेल प्रोसेस, ठीक है, या कस्टमर स्टार्ट्स, या कस्टमर इनिशिएट्स मतलब व्यू सेल, व्यू कार्ट, कुछ भी इस तरह के जिसमें आपके यूजर इंटरफेस के जो एलिमेंट्स हैं वो वाजिया ना हो। देन उसके बाद हमारा 10th वाला जो सेक्शन है, जिसके अंदर आपने अपने एक्टर्स के बारे में बताना है, कि इस यूज केस को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से एक्टर्स जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। कितने जो एक्टर्स हैं, कौन कौन से एक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर यूज केस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक चीज आपने जरूर ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपके आप प्राइमरी एक्टर्स भी और सेकेंडरी एक्टर्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी कि जो जो एक्टर इन्वॉल्व है ना इस यूज केस को एग्जीक्यूट करने में, आपने उन सब का जो है वो यहाँ पे नाम लिखना है। अब अब अक्सर बच्चे जो है ना वो गलती करते हैं कि एक ही यूज केस के साथ ना, अगर फॉर एग्जांपल दो तीन जो है वो एक्टर्स वो सारे वो लोग काम कर सकते हैं, तो आप सबको जो है ना उसके साथ वो जोड़ देते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ये वाला जो एक प्रोसेस है, ये वाला जो यूज केस है, ये एक्टर भी कर सकता है, ये दूसरा एक्टर भी कर सकता है, तीसरा एक्टर भी कर सकता है, तो आप सीधी सीधी उसके साथ जो है ना वो लाइनें लगा देते हैं। मगर ये बात याद रखनी है कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि ये वाला जो यूज केस है वो इन सब एक्टर्स के बगैर कंप्लीट नहीं होगा, या इसकी जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए ये सारे एक्टर्स जो है वो मैंडेटरी हैं, राइट। अब जैसे कुछ ऐसे हो सकता है कि जिसमें एक यूज केस को कंप्लीट होने के लिए किसी और एक्टर का जो है वो मतलब कह लें कि उसकी इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगी वो यूज केस कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप समझें कि आपका एक सेकेंडरी एक्टर है बैंक, आपने पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो आप एक प्राइमरी एक्टर है और आपका जो सेकेंडरी एक्टर है वो कौन है, बैंक है। तो इसका मतलब है कि उन दोनों की जो है ना वो उसके साथ एसोसिएशन बनेगी। और इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लें कि आपने जो है वो जो है वो कैशियर जो है ना आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहा है बैंक में, तो अब कैशियर जो है वो स्टैंड अलोन है, वो कंप्लीट कर सकता है आपकी हैंडलिंग, हाँ। मगर
अगर फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई ऐसा प्रोसेस है, वो जब तक अगर ब्रांच मैनेजर या उसका जो हेड है वो जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगा, तब तक आप ये समझें कि वो उसका अगर कंप्लीट नहीं होता, तो फिर क्या मतलब है? तो फिर उन दोनों एक्टर से जो है ना उसकी एसोसिएशन करनी है। तो हम क्या करेंगे? तो फिर अब इस यूज केस में हम जो एक्टर्स वाली सेक्शन है उसके अंदर हम उन सारे एक्टर्स का जो है ना वो मेंशन करेंगे, जिनके जिनकी जो प्रेजेंस है वो यूज केस को कंप्लीट होने के लिए जो है वो जरूरी है। राइट, ये बात जरूर आपने जो है ना वो याद रखनी है। तो हम यहाँ पे जो है वो इस सेक्शन में अपने सपोर्टिंग या सेकेंडरी जो हमारे एक्टर्स हैं उनको भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमारी कोई डिवाइसेस हो सकती हैं, वो सेकेंडरी एक्टर हो सकती हैं, कोई सेंसर्स हो सकते हैं, मतलब कोई हार्डवेयर हो सकता है, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी प्रिंटर हो सकता है। तो इस चीज को जो है ना आपने याद रखना है। देन उसके बाद 11th सेक्शन है हमारा प्री कंडीशन। ठीक है, प्री कंडीशन जैसे हमने अपने यूज केसेस के मल्टीपल लेक्चर्स में हम इस चीज को हमने डिस्कस किया हुआ है कि इस यूज केस को एग्जीक्यूट होने से पहले क्या हो चुका हो। राइट, मतलब इस यूज केस को एग्जीक्यूट होने से पहले सिस्टम किस सिचुएशन में होगा, सिस्टम इससे पहले क्या होगा, किस स्टेट में होगा। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी बात करें, जैसे अगर आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है, तो वो क्या कहता है कि आपको सबसे पहले जो है वो आप अगर एज अ विजिटर मतलब देख लेते हैं आइटम्स को और कार्ट में डालते हैं, मगर आप अगर शॉपिंग के लिए इंटरेस्ट अपना शो करते हैं, तो वो क्या करता है कि पहले जाओ इसको लॉग इन करो। राइट, तो फिर क्या है कि ये एक प्री कंडीशन है कि वो पहले से क्या हो, वो लॉग इन हो। और लॉगिन की भी अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लॉगिन के यूज केस की बात करें, तो उससे भी पहले जो वो उसका प्री रेक्विजिट है वो क्या होगा कि बंदा जो है वो विजिटर जो है वो एक रजिस्टर्ड कस्टमर हो। जैसे आप ये बात करें कि अगर आप लोग जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान ऊप का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट अगर आप पिक कर रहे हैं, तो उससे पहले सिस्टम आपको क्या कहेगा कि उसका प्री रेक क्या है कि आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर हो। तो ये उसकी क्या बन गई, प्री कंडीशन बन गई। राइट, या आप ये कह लें कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको पता है कि उनके लिए कंस्ट्रेंट होता है कि जब तक उनके 100 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट नहीं होते, तो वो जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। या वो अगर आप ये कह लें कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या नेक्स्ट सेमेस्टर की अगर एनरोलमेंट आपने करनी है, तो स्टूडेंट का जो है वो एक्टिव हो, स्टूडेंट उसका सेमेस्टर फ्रीज ना हो। या अगर आपने मिड टर्म के लिए आपने अपीयर होना है, तो मस्ट है कि आपकी ड्यूज जो है वो क्लियर हो। तो देयर कैन बी मल्टीपल प्री कंडीशंस। अगर आप एटीएम कार्ड की, एटीएम मशीन की, जो मैं आपको आपके समझने के मुताबिक अक्सर आपको एग्जांपल्स देती हूँ, तो एटीएम के भी केस में आपकी जो प्री कंडीशन है, अगर आपने पैसे विड्रॉ करने हैं या पैसे आपने जो है वो सबमिट करने हैं या ट्रांसफर करने हैं, तो क्या है कि आपका पिन वैलिड हो, आपका आपका स्टेटस एक्टिव हो, आप एक रजिस्टर अकाउंट होल्डर हो, आपका कार्ड जो है वो रीडेबल हो, आपकी कार्ड की डेट एक्सपायर ना हो, आपके अकाउंट में इतने पैसे हो। तो यहाँ पे जो है ना आपने वो वाली कंडीशंस लिखनी है। इवन यहाँ पे कोई एक और यूज केस जो है वो भी इसकी कोई प्री कंडीशन हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दी कि अगर आपने जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मेक शॉपिंग या प्रोसेस शॉपिंग का अगर आपका जो है वो यूज केस है, तो उससे पहले उसका जो प्री रेक्विजिट है वो क्या है कि लॉगिन हो। तो आप ये लॉगिन भी एक बात, मतलब वैसे तो मेरे नजदीक लॉगिन एक अंडरस्टूड एक चीज है, तो उसको उसका एक कुछ खास यूज केस बनाने का बना भी लें तो फायदा ऐसा मुझे तो नजर नहीं आता, क्योंकि वो एक अंडरस्टूड चीज है। तो वो अगर उसको एज अ जैसे स्टूडेंट बड़ा पसंद करते हैं, लॉगिन का सबसे पहले यूज केस जो है ना मेंशन करते हैं डायग्राम में, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख भी दिया है ना, तो लॉगिन जो है ना उस वाले यूज केस का, प्रोसेस सेल का जो है ना वो एक प्री कंडीशन के तौर पे ये यूज केस आ सकता है। तो वहां पे आप इसका क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिफायर लिख सकते हैं उस लॉगिन के यूज केस का। और अगर लॉगिन का यूज केस है, तो उसमें भी आपका जो है ना प्री कंडीशन के तौर पे आपका जो रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर यूजर या रजिस्टर क्लाइंट, रजिस्टर विजिटर या प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का जो यूज केस है वो क्या है, वो एज अ प्री कंडीशन सेक्शन में आ सकता है। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखनी है। और अक्सर ये वो सब बातें हैं जो फाइनली प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज को याद रखें। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 12th सेक्शन इज पोस्ट कंडीशन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लिस्ट ऑल स्टेट्स द सिस्टम कैन बी इन इमीडिएटली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन सिनेरियो। ठीक है,
अब क्या बात हो रही है, प्री क्या था, उस मेन सिनेरियो से, उस एक्चुअल यूज केस की सिचुएशन से पहले क्या चीजें हो चुकी होनी चाहिए, क्या कंडीशंस हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं कि जो कि आपने, जिनका आपने ख्याल करना है। और पोस्ट कंडीशन क्या है कि इस मेन सिनेरियो के बाद जो आपने कंडीशंस हैं या वो कौन सी स्टेट्स हैं कि जो कि इमीडिएटली आपको जो है ना वो सिस्टम की एग्जीक्यूशन के बाद आपका जो है ना सिस्टम उस स्टेट में होना चाहिए। राइट, कि मतलब आपका जब ये यूज केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, जब ये मेन सक्सेस सिनेरियो, हैप्पी पाथ, जो भी इसको आप कहते हैं, नॉर्मल फ्लो, ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर उस वक्त आप जो है ना वो कहाँ पे होंगे, या सिस्टम जो है किस स्टेट में जो है ना वो जाएगा। इस केस में भी, इसमें भी प्री कंडीशन की तरह पोस्ट कंडीशन में भी कोई और यूज केस लिखा जा सकता है, यहाँ पे कोई और यूज केस का रेफरेंस भी दिया जा सकता है, वो भी एज अ प्री पोस्ट कंडीशन हो सकता है। जैसे एटीएम के केस में रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी, ये जो है ना एज अ पोस्ट कंडीशन हो सकता है। सेल के केस में आपकी जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा, बिल प्रिंट हो जाएगा आपको। लेट सपोज आपके फोन के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिस्टम आपको कोई नोटिफिकेशन दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, आप ये आपने फॉर एग्जांपल किसी भी मैं ब्रांड का नाम नहीं लेती, किसी भी फेमस ब्रांड के ऊपर अगर आपने कोई शॉपिंग की है ऑनलाइन, तो क्या है कि आपने जब भी आपकी शॉपिंग कंप्लीट हुई तो आपको जो है ना वो फोन के ऊपर एक मैसेज आ जाता है, या आपको एक आपके ईमेल के ऊपर जो है ना वो एक कंफर्मेशन आ जाती है। तो ये सब क्या है, ये उस पर्टिकुलर यूज केस के होने के बाद जो है ना वो क्या स्टेट होगी। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। कुछ ऐसे अंडरस्टूड होते हैं कि स्टूडेंट जो है ना प्री कंडीशंस में लिख रहे होते हैं कि हाँ जी बत्ती होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, सिस्टम ऑन होना चाहिए, तो मतलब अंडरस्टूड वाली बातें नहीं लिखनी। मतलब आपने ऐसी लिखनी है जिनका कोई, जिसे कहने के लोकल जुबान में कोई तुक भी बनता हो। अब हमारे पास है नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 13 सेक्शन, उसमें लिखा हुआ है रिजल्ट। रिजल्ट लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द यूज केस एग्जीक्यूशन। आपने वो नताइज लिखने हैं जो कि यूज केस की एग्जीक्यूशन के दौरान होंगे। ये भी एक ऑप्शनल एक आपका सेक्शन है, लिख दें तो अच्छी बात है, ना लिखें तो भी कोई से खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप ये लिख देते हैं कि यूज केस की आउटपुट क्या होगी, व्हाट वुड बी द आउटपुट, जब यूज केस मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर इसकी आउटपुट क्या होगी। राइट, उसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा एक और मैंडेटरी स्टेप है, दैट इज मेन सिनेरियो, मेन सक्सेस सिनेरियो भी इसको कहते हैं। मल्टीपल इसके जो है ना वो आपको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम आपको नजर आएंगे। ये एक मैंडेटरी फील्ड है जिसमें आप इसको मेन सिनेरियो भी कहते हैं, हैप्पी पाथ भी कहते हैं, नॉर्मल फ्लो भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सब कुछ आपकी ना एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो रहा हो। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है ना वो सेक्शन है। जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को वो देती होती हूँ क्लास में भी एग्जांपल, कि आप जो है ना मतलब हीरो हीरोइन जो है वो मतलब हैप्पीली गार्डन में गाने गा रहे हैं और जी बड़ा जबरदस्त एक नो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। आइडियल में जी अम्मी भी मान गई, अबू भी मान गए, दोनों फैमिलीज के जो है ना पेरेंट्स और मतलब फैमिली वालों ने ओके ओके कर दिया और जी हैप्पी हैप्पी एंडिंग होगी। मगर आपको पता है कि इस तरह नहीं होता। तो जो हैप्पी हैप्पी वाला सारा सिचुएशन होती है ना, नॉर्मल नॉर्मल फ्लो, वो सारा किसके अंदर लिखते हैं आप, इस मेन सिनेरियो के अंदर। अब हमारे पास आते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस, 14 और 15, जो कि आपके हैप्पी सिनेरियो के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, ऑल्टरनेटिव्स एंड एक्सेप्शंस। अच्छा, इसमें जो है वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी करते हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है। इंटरनेट के जिन रिसोर्सेज को वो रेफर करते हैं वहां पे भी काफी सारी जो है वो ये मिस कॉन्सेप्शंस और मिस्टेक्स हैं, कि वो एक्सेप्शंस और ऑल्टरनेट्स को वो एक ही कंसीडर करते हैं कि ये एक ही चीज है। तो इसको ये बात याद रखिएगा कि ऑल्टरनेट्स और एक्सेप्शंस एक ही बात नहीं होती। एक्सेप्शंस यानी कि जो 16 सेक्शन है उसका मतलब ये है कि एरर्स, मिस्टेक्स, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो, आपने उसकी ख्वाहिश ना की हो, आपके लिए अनडिजायरेबल सिचुएशन हो। जैसे आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। राइट, तो अब ये समझें कि यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रही है, ग्रेसफुल टर्मिनेशन, कि आपका सिस्टम एकदम क्रैश ना करे, आप ग्रेसफुली अपने सिस्टम को जो है ना वो आप टर्मिनेट करें। तो ये वो गलतियां हैं जो कि बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, और फाइनली ये प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स, ये बीमारी फाइनली ये प्रोजेक्ट क्या फिर उसके बाद तक चलती रहती है। तो ये बात याद रखनी है कि एक्सेप्शनल में वो लिखते हैं जो कि
अनएक्सपेक्टेड अनडिजायर्ड किस्म की सिचुएशन जो है ना वो, मतलब इट्स अ नेगेटिव, आप ये कह लें कि इट्स अ नेगेटिव फिनोमेना, डाउन साइड आप इसको समझ लें। जबकि वो ऑल्टरनेट है, वो कोई डाउन साइड नहीं होती, वो एक्सेप्शंस नहीं होते, वो एरर्स नहीं होते। ठीक है, कि अब फॉर एग्जांपल अगर आपका फॉर एग्जांपल आपकी पिन गलत है, ठीक है, आपने पिन ठीक एंटर नहीं की, तो वो जो है वो ऑल्टरनेट नहीं है, वो आपका एक एक्सेप्शन है, राइट। तो आपने जो है वो इस चीज को या आपका जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड एक्सपायर है, आपने जो कार्ड का फॉर एग्जांपल डिटेल्स डाली हैं वो आपने ठीक नहीं डाली हैं, आपने एक्सपायर्ड इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है, वो एक एक्सेप्शन है। जबकि जो ऑल्टरनेट वे है, ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो क्या है कि वो एक पर्टिकुलर जो आपके नॉर्मल फ्लो में काम हो रहा है उसको करने का एक ऑल्टरनेट तरीका। जैसे होता है ना कि अगर काम एक तरह से ना हो रहा हो तो आप उस काम को करने के लिए कोई ऑल्टरनेट जरूर जो है ना वो ऑप्ट करते हैं, आप काम को ऐसे नहीं छोड़ देते। मतलब एक जिसे कह लें कि प्लान बी फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर जैसे आपको याद होगा कोविड के जमाने में हम लोग जो थे फॉरेन आए ऑनलाइन की तरफ, मगर जब यूनिवर्सिटीज ऐसा ऐसा जो है वो मतलब रिज्यूम होना शुरू हुई, खुलना शुरू हुई, तो क्या होता था कि प्लान बी जरूर होता था दिमाग में कि अगर ऑनलाइन होगा तो ये वाला जो है ना वो असेसमेंट क्राइटेरिया, अगर ऑफ फिजिकल होगा तो फॉरेन इस पे चले जाएंगे। तो क्या है, एक अब सेमेस्टर कंप्लीट तो करना ही है ना, तो वो क्या है कि उसको करने का एक डिफरेंट तरीका, जो आपका मेन सिचुएशन है जो कि आपने करना है उसको करने का एक डिफरेंट तरीका, इसको प्लान बी समझ ले या इसको कॉन्टिजेंसी प्लान कह लें, राइट। तो ये कोई जो है वो नेगेटिव चीज नहीं होती, ये काम को करने का एक और तरीका होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो अगर आप एक रीडर से जो है वो प्राइस की जो है वो इनपुट कर रहे हैं, अगर वो जो आप पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं, अगर वो जो जो आपका कैशियर है या जो भी ऑपरेटर है वो अगर वो रीड कर रहा है और वो वहां से जो है वो रीड नहीं कर पा रहा, तो वो फौरन क्या करता है, उसको इनपुट करना शुरू कर देता है, एंटर करना शुरू कर देता है उसके डिटेल्स को। तो क्या हुआ, ये उस काम को करने का एक डिफरेंट तरीका। तो इस चीज को जो है ना वो आपने दिमाग में जरूर रखना है। फिर उनके आगे स्टेप्स शुरू हो जाते हैं कि डिफरेंट तरीका है, तो उसको जो है ना वो 1 2 3 स्टेप्स यहाँ पे जो है ना वो ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो जैसे वो आपका जनरलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोस आई ट्राई टू elaborate so many कंफ्यूजन्स जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में होती हैं व्हेन यू नीड टू स्पेसिफाई यूज केसेस, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है यहाँ पे अभी जो हमारी इस वीडियो का मकसद है उसमें यह कि मैं आपको ये वाला टेम्पलेट समझाऊं। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास 17th जो हमारे पास सेक्शन है, दैट इज क्वालिटीज, क्रॉस रेफरेंस टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। हमने जैसे लेक्चर भी देखा है, हमने पढ़ा भी है क्लास में कि आपकी जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, उनका भी जो है वो बड़ा ताल्लुक होता है किसी भी यूज केस के साथ। कि वो जैसे मैं आपको कहती हूँ कि काम हो तो जाना है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी तो हो जानी है, मगर वो कितने बेहतर तरीके से हो जानी है वो आपको क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बताते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे उन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को जरूर मेंशन करते हैं जो किसी पर्टिकुलर यूज केस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बात की कि विदड्रॉ मनी, राइट, विदड्रॉ मनी हो जाने हैं, पैसे विदड्रॉ हो जाने हैं, मगर वो कितना क्विकली, कितना एफिशिएंटली, कितना करेक्टली, कितना रिलायबिलिटी से जो काम हो रहा है, दैट इज अबाउट योर क्वालिटी। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल हुई है नेविगेशन सिस्टम की, जिसमें जो ड्राइवर है वो नेविगेट कर रहा है, तो क्या है यहाँ पे जो है वो नेविगेशन जो है वो नेविगेशन सिस्टम के लिए जो सबसे जरूरी है वो क्या हो, एक अच्छा इंटरफेस हो, एक मतलब कह लें कि एक इफेक्टिव इंटरफेस हो जिसके साथ बड़ी आसानी से आपका जो यूजर है, जो ड्राइवर है, वो कम्युनिकेट कर ले। तो यहाँ पे जो यूजेबिलिटी है इस पर्टिकुलर यूज केस के साथ हमारे लिए जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इन चीजों का जो है वो इन क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स को जो है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, राइट। अब हम इस टेम्पलेट की डिस्कशन के बाद नाउ वे क्विकली स्विच टूवर्ड्स द एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल जो है वो अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो मैंने एक एक सेक्शन है वो आपको काफी आराम आराम से मैंने आपको ब्रीफ किया है कि किस सेक्शन में आप क्या लिखते हैं। मगर फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये एक एग्जाम्पल है
जो कि आपकी नेविगेट टू डेस्टिनेशन, ये वही है कि एक ड्राइवर, फॉर एग्जांपल हमने किसी जगह पे जाना है तो हमें अगर रास्ता नहीं पता, या हम वो गूगल मैप के ऊपर वो अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं और वो हमें जो है ना वो प्रॉपर एक पाथ वगैरह जनरेट करके देता है, तो ये वो वाला जो है ना वो यूज केस है। तो यहाँ पे देखें, आपने जो है डेजिग्नेशन में एक यूनिक आइडेंटिफायर लिख दिया, नेम में आपने वो, जैसे मैं आपको बताती होती हूँ, हमेशा एक जो है वर्ब होता है, हमेशा यूज केस का नाम जो है हमेशा वर्ब से शुरू करते हैं। तो नेविगेट टू डेस्टिनेशन हमने उस यूज केस का नाम मेंशन कर दिया, राइट। उसके बाद आप, मैंने जैसे आपको बताया था, ऑथर्स के नाम आप जो लिख रहे हैं बंदा, या जो एक से ज्यादा अगर ऑथर्स हैं किसी यूज केस के, उनके लिख दें। प्रियोरिटी आप मेंशन कर सकते हैं कि प्रायोरिटी वाइज क्या है, क्रिटिकलिटी आप मेंशन कर सकते हैं, सोर्स आपने किस बंदे से लिया है। तो यहाँ पे जो सी वार्नर है फॉर एग्जांपल, वो जो है वो ये नेविगेशन सिस्टम्स को डिजाइन करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का वो बड़ा एक्सपर्ट है। तो वो कौन है? वो डोमेन एक्सपर्ट है। जाहिर है आपको पता है कि जो किसी चीज का एक्सपर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट को हम डोमेन एक्सपर्ट कहते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है? फिर कौन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, या जो भी इसको कह ले, कम्युनिकेशन विद जो जो कोडर है उसके साथ, उसका जो है ना यहाँ पे आपने जिक्र करना है। तो ये वो सारी, और डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो है वो आप इसका जो है ना वो ब्रीफ फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्राइवर ऑफ द व्हीकल टाइप्स द नेम ऑफ द डेजिग्नेशन, द नेविगेशन सिस्टम गाइड्स द ड्राइवर टू दिस डिजायर्ड डेस्टिनेशन। तो ये शॉर्ट फॉर्म में उस जो यूज केस की, अब छोटा सा आप कह लें कि हमने एक समरी लिख दी। देन ट्रिगर इवेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यूज केस किस एक्शन के, क्या चीज ऐसी होगी कि जिसके अगेंस्ट ये यूज केस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखें, ड्राइवर विशेस टू नेविगेट टू हिज डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे मैंने कोई वो नहीं किया कि क्लिक करेगा, ड्रैग करेगा, वॉइस के थ्रू जो है ना वो अपनी जो है ना वो डेस्टिनेशन एंटर करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राइवर स्टार्ट्स नेविगेट टू डेस्टिनेशन प्रोसेस, ठीक है, या ड्राइवर सिलेक्ट्स नेविगेट टू डेस्टिनेशन प्रोसेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मगर यहाँ पे कहीं पे भी आपने कोई यूजर इंटरफेस का, देखिए मैंने कोई बटन क्लिक, कोई इस तरह की कोई भी यूजर इंटरफेस की मैंने कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की, राइट। उसके बाद आपके एक्टर्स हो गए कि कौन कौन से एक्टर्स हैं जो इस यूज केस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जरूरी हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ट्रिगर इवेंट से जो है वो एक और चीज मुझे याद आई है यहाँ पे, कि देखें ड्राइवर जो है वो एज एन, मतलब जो भी आपका यूजर है वो एज ए ड्राइवर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ड्राइवर जो है वो किसी तरह उसको किसी तरह भी इनपुट दे सकता है। तो आपने जो है ना यहाँ पे कोई भी यूजर इंटरफेस का एलिमेंट यूज नहीं करना। आप यहाँ पे बस यही कहेंगे कि फॉर एग्जांपल नेविगेट टू डेस्टिनेशन, या ड्राइवर स्टार्ट्स द नेविगेशन टू द डेस्टिनेशन प्रोसेस, या जैसे मैंने एक दो बातें आपको एक दफा पहले भी एक दो स्टेटमेंट्स मैंने आपको एज एन एग्जांपल बताई है। यूजर इंटरफेस का जिक्र कतई नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया आपका, एक्टर हो गए कि वही आपने कि जितने भी एक्टर्स इसके लिए मैंडेटरी हैं वो आपने इस यूज केस को कंप्लीट होने के लिए जरूरी हैं, आपने उनका जिक्र यहाँ पे जरूर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो ड्राइवर एक इंपॉर्टेंट जो है वो इसके लिए है, ड्राइवर डायरेक्ट उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सर्वर, राइट, वो उसके बगैर भी जो है ना ये यूज केस कंप्लीट नहीं होगा, एज अ ये सेकेंडरी एक्टर है। जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक्टर है, ये एक सर्विस है जो कि एज एन एक्टर जो है ना, एज एन सेकेंडरी एक्टर आपको जो है ना वो सपोर्ट कर रही है इस यूज केस को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो एक्टर कैन बी एनी सॉफ्टवेयर, एनी सर्विस, एनी पर्सन, एनी डिवाइस, एनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, राइट। जो कि ये बात याद रखनी है, एक्टर इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ योर सिस्टम। एक्टर हमेशा बाउंड्री से बाहर होता है, एक्टर बाउंड्री के अंदर नहीं होता। ओके, उसके बाद आपकी प्री कंडीशन आ गई कि जो आपका नेविगेशन सिस्टम है, जो भी ये सिस्टम है आपका, वो क्या हो, वो एक्टिव हो, यानी कि आपका जीपीएस एक्टिव हो, इनेबल हो, ठीक है। तो जो है ना वो जाहिर है वो अगर इनेबल नहीं होगा तो फिर वो आपकी कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे पिक करेगा, तो वो क्या है आपकी प्री कंडीशन। और पोस्ट कंडीशन क्या है कि ड्राइवर जो है ना वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हो। जैसे आपको नहीं, आप नहीं करते कि जब आप पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं कि यू हैव अराइव्ड, या आप उबर करीम जब आप करते हैं तो वो क्या है, वो आपको एक आता है मैसेज कि हाँ जी ड्राइवर इज
ऑन योर डेस्टिनेशन। तो ये आपके जो नोटिफिकेशन है ये क्या बन गए यहाँ पे, पोस्ट कंडीशन। और रिजल्ट वही है कि यहाँ पे जो है ना इस यूज के चलते हुए जो है ना इसकी आउटपुट क्या आएगी, तो रूट गाइडेंस टू द डेस्टिनेशन। उसके पास जो है ना एज एन आउटपुट क्या आ गया, वो एक रूट गाइडेंस आ गई है। अब उसके बाद हम इसका पढ़ते हैं अपना जो है वो क्योंकि देखिए ना रूट गाइडेंस शो कर रहा है ना वो इस यूज केस को चलने के बाद यूजर को इसके नतीजे में एक रूट का गाइड शो हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं अपने मेन सिनेरियो पे कि नेविगेशन सिस्टम आस्क फॉर द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। कि वो क्या कर रहा है, सबसे पहले कि उससे वो पूछ रहा है कि आपने कहाँ जाना है। देन ड्राइवर एंटर्स द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। नेविगेशन सिस्टम पिन पॉइंट्स द डेस्टिनेशन इन इट्स मैप on the basis of current position and the desired destination. Navigation system calculates a suitable route. The navigation system compiles a list of waypoints. Navigation system shows a map of the current position and shows the route to the next waypoint. When the last waypoint is reached, the navigation system shows destination reached on the screen. राइट तो ये देखें, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कि एक मेन सिनेरियो में आपके पास जो है वो होंगे। अब देखें यहाँ पे ऑल्टरनेट्स की बात हो रही है कि अब अगर जो मेन सिनेरियो में जो कोई सिचुएशन है उसमें एक कोई भी ऐसा स्टेप है जिसके होने का कोई और भी हो सकता है, कोई और तरीके से भी वो किया जा सकता है। इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, मतलब किसी और तरीके से उसको किया जा सकता है, ये बात याद रखनी है आपने। तो ये वाली जो गलतियां है ना, ये बच्चे जो है ना वो अक्सर गलतियां करते हैं। ये सिर्फ ऑल्टरनेट सिनेरियो एक डिफरेंट वे होता है, एक एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है किसी भी काम को परफॉर्म करने का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना कि अगर कैशियर से जो है वो या ऑपरेटर से जो है वो बार कोड से जो है वो एंटर नहीं हो रहा किसी भी चीज का कोड, तो वो क्या करेगा, वो मैनुअली एंटर कर देगा। तो अब क्या है कि जो ऑटोमेटिक है वो आप मेन सिनेरियो में, जो आपका मेन सक्सेस सिनेरियो है या हैप्पी पाथ है, उसके अंदर मेंशन कर देंगे ऑटोमेटेड वे में। और अगर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अगर वो नहीं चलता, तो फिर आप उसका जो अदर वे राउंड है या वो जो उसका बैकअप है वो आप किस में रखेंगे, वो आप अपने रखेंगे ऑल्टरनेट में। जैसे अभी अगर फॉर एग्जांपल आप अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सैप में, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने नए सेमेस्टर की और अगर वहां पे नहीं हो रही, तो उसका जो ऑल्टरनेट है कि आप मैनुअली आके यूनिवर्सिटी में फॉर्म लेंगे, कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे और वो सारा जो आप प्रोसीजर करते हैं। मगर जो एक्सेप्शन है ना वो एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरह है, ग्रेसफुल टर्मिनेशन की तरह, कि हम सिस्टम को ये नहीं चाहते कि वो क्रैश स्टेट में चला जाए। हम उसको री एंट्री मोड में लेके आते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एटीएम का जो पिन उसका अगर इनवैलिड है, तो वो क्या करे, उसको वो री एंटर करे। तो बस ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये जो है वो आपने इन चीजों को जब भी आपने यूज केसेस को स्पेसिफाई करना है, तो आपने जो है वो ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी। अब यहाँ पे जो बात करें, देखिए फोर्थ वाला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ द करंट पोजीशन एंड द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। यानी कि उसने एक अपनी उसकी करंट पोजीशन पिक की है और वो उसने अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन इन एनी वे उसने जो है ना उसको बताई है। तो नेविगेशन सिस्टम क्या कर रहा है, एक सूटेबल रूट जो है ना कैलकुलेट करके दे रहा है। अब देखिए 4A, 4A का क्या मतलब है कि 4A मीन्स एक ऑल्टरनेट, 4 के ऊपर 4 स्टेप का एक ऑल्टरनेट। क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ द रूट मस्ट ऑनर ट्रैफिक इंफॉर्मेशन एंड अवॉइड ट्रैफिक कंजेशंस। राइट, जाहिर है वो ट्रैफिक के करंट सिचुएशन भी तो उसको पता होनी चाहिए ना। तो फिर अब उसके अगेंस्ट जो है, मतलब ये जो था वो क्या कर रहा है, करंट पोजीशन जो है ना वो उसकी जो है वो फेच कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो कंजेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो एक ऑल्टरनेट हुई है बात। तो अब ऑल्टरनेट 1, ऑल्टरनेट 2, यानी कि अब इसके स्टेप्स हैं, और स्टेप 1 स्टेप 2, मतलब ये मेन स्टेप था ना आपका। अब ऑल्टरनेट बन गया, तो जाहिर है वो उसके अंदर फर्दर जो है वो स्टेप्स हैं कि वो काम किस तरह करना है। तो क्या हो रहा है कि नेविगेशन सिस्टम क्यूरी करता है सर्वर को कि आपके पास जो है ना वो एग्जैक्ट जो आपका अपडेटेड ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन है ना वो रिसीव हो। और फिर नेविगेशन सिस्टम जो है वो क्या करता है, कैलकुलेट कर रहा है रूट को जिसके अंदर कोई भी आपकी ट्रैफिक कंजेशन ना आए। तो ये देखें, यहाँ पे जो है ना ये 4 का एक ऑल्टरनेट सिनेरियो है। राइट, ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है, उसका डिफरेंट एक चेंज। जबकि एक्सेप्शन में आप देखें क्या, ट्रिगर इवेंट, द नेविगेशन सिस्टम डज नॉट रिसीव अ जीपीएस सिग्नल फ्रॉम द जीपीएस सैटेलाइट। अब ये क्या है, ये देखें ये एक एक्सेप्शन है कि उसको जो है ना वो सिग्नल्स ही जो है ना वो रिसीव नहीं हो रहे सैटेलाइट सिस्टम से। तो अब मेरा जहां तक ख्याल है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है। बट इन द कमिंग
वीडियोस जब मैं आपको मजीद टेम्पलेट समझाऊंगी, मजीद टेम्पलेट्स दिखाऊंगी कि मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, नाउ इट्स अप टू यू कि आप, मगर फिर वही बात है कि अपना किबला सीधा रखना है। मसला ये कि बच्चे जो है ना वो मल्टीपल टेम्पलेट्स को जोड़ के अपना ही कोई टेम्पलेट उन्होंने डिजाइन किया होता है, तो प्लीज अपना किबला सीधा रखें, जो भी अपना टेम्पलेट है फिर उसी को आपने ओबे करना है, राइट। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों ने। मिक्स मसाला अपना बना के जो है ना वो कुछ नहीं कर देना, तो ये गंदी बात होती है। और उसके बाद देखिए क्वालिटीज की जो मैं बात कर रही थी, क्वालिटीज में क्या है कि जैसे अब ये देखें आइडेंटिफायर, क्वालिटी रिक्वायरमेंट नंबर 4, रिएक्शन टाइम अपॉन यूजर इनपुट। क्वालिटी रिक्वायरमेंट नंबर 15, ऑपरेटिंग कंफर्ट। ठीक है। तो ये जो भी आपने क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी, जो भी आपने आपको जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आपने मेंशन किए होंगे, आपने उनका जो है ना यहाँ पे जरूर मेंशन करना है। तो इस टेम्पलेट तक का यही था। आई होप आपको ये काफी हद तक समझ आया हो गया होगा सॉरी। और आप अगर आपको समझ आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप मजीद क्या समझना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। जजाकल्ला खैर। अच्छी बात फैलाना सदका जारी है। अस्सलाम वालेकुम।